आज का वीडियो हमारा एसी टेक्नीशियन के लिए बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें 6 मस्ट कॉमन क्वेश्चन और उसके आंसर को बहुत ही बारीक तरीके से एक्सप्लेन किया गया है जो कि इंटरव्यू से रिलेटेड है। अगर एसी टेक्नीशियन से अगर आपके इंटरव्यू में जाते हैं तो उसमें ये 6 क्वेश्चन में से जरूर कोई ना क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि एसी टेक्नीशियन द्वारा प्रयोग की जाने वाले कुछ औजारों के नाम बताइए, एसी के क्षेत्र में टन का क्या अर्थ होता है, रूम के एरिया के अनुसार एसी का सिलेक्शन कैसे करते हैं, और चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि एचवीएसी और एसी टेक्नीशियन के कौन कौन से कार्य होते हैं, और एसी में कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विंडो एसी, स्प्लिट एसी या कैसेट एसी कैसे काम करता है। दोस्तों ये 6 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं ना कहीं आप एसी टेक्नीशियन से हैं तो इसे देख ही लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। इसमें आपको बहुत अच्छे तरह से इसको समझाने की प्रयास की गई है। तो चलिए हम समझाते हैं आपको पहले क्वेश्चन को। एसी टेक्नीशियन द्वारा प्रयोग की जाने वाली कुछ औजारों के नाम बताइए। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो आप बताएंगे एसी टेक्नीशियन के द्वारा प्रयोग की जाने वाली औजारों के नाम निम्न है। प्लायर, जिसे पिलास कहते हैं दोस्तों, बिना पिलास के काम चलेगा ही नहीं। नोज प्लायर, इसका इस्तेमाल पाइप को थोड़ा सा चौड़ा करने के लिए करते हैं लोग टेक्नीशियन, तो ये भी आप बता सकते हैं। स्क्रू ड्राइवर, जिसे पेचकस हम कहते हैं, ये पेचकस का सेट होना चाहिए, मीडियम, छोटा और बड़ा, ये सारे पेचकस होने चाहिए क्योंकि इसके द्वारा हम जो भी स्क्रू होते हैं उसको खोलते हैं, कसते हैं, और एसी में बहुत सारे पेच लगे होते हैं और उसको खोलने के लिए पेचकस की आवश्यकता होती है। टेस्टर, फेस टेस्टर दोस्तों, जिससे द्वारा हम फेस टेस्ट कर लेते हैं। और ट्यूब कटर, पाइप को काटने के लिए जो कॉपर पाइप होती है ना, उसको काटने के लिए ट्यूब कटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप ट्यूब कटर को बताएंगे। छठा जो होगा एलन की सेट, एलन की सेट जिसमें 4 नंबर का एलन की सेट ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, 5 नंबर 6 नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। एडजस्टेबल रेंज में 8 इंच और 10 इंच का होना चाहिए पास में, क्योंकि जो फ्लेयरिंग नट होते हैं ना उसको खोलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पाइप रेंज, पाइप से पाइप को पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चीजल और हैमर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कहीं भी हमें एसी इंस्टॉल करना होता है तो वहाँ पर कहीं होल करना होता है तो उसको ठोकने के लिए, उसको खोलने के लिए, जगह को बनाने के लिए 250 ग्राम का और 500 ग्राम का हमारे पास एक हैमर भी होना चाहिए और एक चीजल भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अभी इम्पोर्टेंट रखती है। बहुत सारे टूल अभी है जो हम जानेंगे, जैसे कि मिनी गैस वेल्डिंग मशीन, एक वेल्डिंग मशीन होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बिना इसके काम हो ही नहीं सकता। और कौन सा वेल्डिंग मशीन है? थर्मोब्यूटेन या एलपीजी का जो सिंगल नोजल या ब्रीजिंग ब्लो टच होता है और हीटिंग गार्ड के साथ ये होना चाहिए। ये आप देखे होंगे, कोई भी एसी टेक्नीशियन बिना इसके कोई काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि कॉपर की पाइपें होती है उसको ब्रिज करने के लिए यहाँ पर कॉपर ब्रेजिंग रॉड भी है और कॉपर ब्रेजिंग फ्लक्स भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप बता सकते हैं ये टूल ही है, क्योंकि इनके बगैर काम एसी वालों का नहीं चल सकता है। तो इसमें एलपीजी गैस के लिए एक सिलेंडर है और एक ब्यूटेन के लिए, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल किया जाता है। स्वेजिंग टूल होता है, स्वेजिंग टूल जो कि पाइप को, जैसे कि जो हमारा नोज प्लायर होता है उसका इस्तेमाल करके लोग कर लेते हैं, और इसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये भी होना चाहिए। फ्लेयरिंग टूल होता है, फ्लेयर को बनाने के लिए, मतलब जो कॉपर की पाइप होती है उसका आगे फ्लेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्यूब बेंडर, मतलब जो हमारा ट्यूब होता है, जो हमारा कॉपर का ट्यूब होता है, जो पाइप होता है उसको बेंड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कहीं, और इसका भी इस्तेमाल बेंड करने के लिए होता है। स्प्रिंग ट्यूब बेंडर, बेंडिंग होता है, बेंडर होता है, उसके द्वारा भी बेंड किया जाता है पाइप को, तो ये भी होना चाहिए। डिजिटल क्लैंप मीटर, दोस्तों क्लैंप के मीटर के बगैर तो एसी वाले अधूरे ही है, क्योंकि जितना भी हमें टेस्टिंग करना होता है, जैसे एम्पियर कितना, लोड कितना ले रहा है, उसका टेस्टिंग इसके द्वारा करते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। गेज मीटर, गेज मीटर जो होता है दोस्तों, इसमें हमें 3 तरह के गेज मीटर देखने को मिलते हैं। जैसे प्रेशर गेज मीटर होता है जो रेड कलर का होता है, केवल वो आगे की तरफ बढ़ता है, और कंपाउंड गेज मीटर एक होता है जो कि दोनों होता है, आगे बढ़ता है और पीछे बढ़ता है, मतलब इसका इस्तेमाल गैस चार्जिंग के लिए और प्रेशर दोनों के लिए किया जाता है। मैनीफोल्ड वाल्व गेज मीटर होता है जिसमें दोनों अटैच होता है, प्रेशर गेज भी होता है और कंपाउंड गेज भी होता है। इससे गैस भर भी सकते हैं, गैस चढ़ा भी सकते हैं और प्रेशर भी होल्ड करा सकते हैं। सोल्डिंग आयरन सेट,
एक हमारे पास होना चाहिए कभी टेक्निकल जो फॉल्ट आता है जिसको कहीं तार को ज्वाइन करना हो तो वहाँ पर बारीक हो तो वहाँ पर सोल्डिंग किया जाता है। पिचिंग प्लायर पाइप को पिचकार करके और उसको वेल्डिंग करना हो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्यूब कपलर एक होता है जिसके द्वारा गैस चार्जिंग के वक्त में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर पिन वाल नहीं लगा हो तो उस स्थिति में इसका इस्तेमाल करके गैस चार्ज किया जाता है। गैस चार्जिंग पिन वाल जो ये ऐसा आपको दिखता है ये भी कुछ एक टेक्नीशियन के पास होना चाहिए क्योंकि इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। वर्कशॉप कंप्रेसर एक होता है दोस्तों जिसके माध्यम से प्रेशर चढ़ाया जाता है और टेस्ट किया जाता है कि उसमें अंदर कहीं लीकेज तो ना है। और वैक्यूम पंप भी होना चाहिए जब हमें वैक्यूम करना होता है, मतलब कि जो भी एसी हम चार्ज गैस करते हैं उसके पहले उसको वैक्यूम कर लिया जाता है तब उसको चार्ज किया जाता है। हैमरिंग ड्रिल मशीन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं भी ड्रिल करना हो इंस्टॉल एसी करना होता है तो वहाँ पर इसकी इस्तेमाल करनी पड़ती है। ड्रिल मशीन का भी इस्तेमाल किया जाता है कहीं कहीं पर जब हम वैसे जगह पर जहाँ पर हैमरिंग की आवश्यकता ना हो ड्रिल की आवश्यकता तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हैमरिंग के बिना हैमरिंग के भी से नहीं हो सकता है, ड्रिल दोनों से हो सकता है। एसी फ्रीज रेफ्रिजरेंट कुछ हमारे पास सिलेंडर होना चाहिए जैसे कि R22 का होना चाहिए, R32 का होना चाहिए, 134A का, 410A का। हमें R22 और R32 ये एसी होते हैं उसके लिए ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। 134 और ये सारे जो बायोगैस होते हैं वो जो कूलर होते जो हमारे उपकरण होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। कैपेसिटर जो होते हैं एक हमें 50 का, 45, 50, 36 का ये कुछ होना चाहिए। रिले OLP भी होना चाहिए कुछ जहाँ पर हम जाते हैं फ्रीज हो या जो हमारा डीप फ्रीजर हो उसमें इस सब का इस्तेमाल किया जाता है तो कुछ होना चाहिए। और एसी के क्षेत्र में टन का क्या अर्थ होता है, अब तो टूल्स हमें बहुत सारे समझ में आ गया होगा। एसी के क्षेत्र में टन का क्या अर्थ होता है इसको समझने के लिए बता दूं कि मैट्रिक सिस्टम में एक टन इक्वल टू होता है 1000 kg। तो कहीं भी हमें ये न समझना है कि एक टन का एसी है तो इसका मतलब उसका 1000 वेट होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। जो एसी होता है उसका सिस्टम जो बताया गया है एक टन वो क्या होता है उसको समझ लेते हैं। एसी में टन का मतलब एसी का वजन नहीं होता। अगर आप एक टन का एक एसी अपने कमरे में इंस्टॉल करने से जितनी ठंडक एसी से मिलेगी ठीक उसी प्रकार की एक टन बर्फ़ अगर आप अपने कमरे में रखते हैं तो उतनी ही ठंडक आपको मिलेगी। एक टन मतलब का एसी है तो एक टन बर्फ़ समझ लीजिए उसको। 2 टन का एसी है तो 2 टन बर्फ़ समझ लीजिए अपने अपने कमरे में रखा है। एक एसी का एक घंटे में एक टन 1 घंटे में एयर कंडीशनर द्वारा निकाली गई गर्मी की मात्रा को बताती है और ये जितना अधिक होगा एसी का ठंडा करने की क्षमता उतने ही अधिक होगी। मतलब जो टन होता है दोस्तों वो क्या करता है आपको बताता है कि उसकी क्षमता कितनी है, मतलब कितना जल्दी वो आपके एसी के रूम को जो एसी जहाँ लगा है उस रूम को ठंडा कर देगा। रूम के एरिया के अनुसार एसी का सिलेक्शन कैसे करते हैं, चलिए दोस्तों इसको समझते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। रूम के एरिया के अनुसार एसी का सिलेक्शन के लिए सबसे पहले रूम का लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल माप लेते हैं और वो भी उसका स्क्वायर फीट में निकाल लेते हैं। फिर यदि रूम का एरिया 100 फुट स्क्वायर आता है तो 0.8 टन का एसी लगा लेंगे और 1 से 50 स्क्वायर फुट से कम और 100 स्क्वायर फुट तक हो तो 1 टन का, 250 फुट स्क्वायर से 150 फुट स्क्वायर तक हो इसके बीच भी हो तो सब में हम 1.5 का लगा लेंगे और 400 फुट स्क्वायर का हो और 250 फुट स्क्वायर तक का हो तो उसमें 2 टन का एसी सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो दोस्तों अधिकतर हमारे घरों में जो एसी लगते हैं कंपनीज में लगते हैं अधिकतर ये जो रूम के लिए लगते हैं उसमें हमें 2.5 टन के एसी तक ही देखने को मिलता है। HVAC और एसी टेक्नीशियन के कौन कौन से कार्य होते हैं इसको चलिए समझ लेते हैं। दोस्तों HVAC जो जिसे हम कहते हैं हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है। इसके फुल फॉर्म से ही समझ में आ रहा हो कि HVAC के द्वारा रूम को ठंडी के दिन में गर्म तथा गर्मी के दिन में ठंडा किया जाता है। HVAC का जो सिस्टम होता है उसमें दोनों प्रकार की हीटिंग की भी और वेंटिलेशन द्वारा और एयर कंडीशनिंग मतलब कि ठंडा करने की भी क्षमता होती है। एसी जो होता है केवल एयर कंडीशनिंग करता है मतलब ठंडा कर सकता है, लेकिन HVAC जो होगा वो ठंडा और गर्म दोनों की सिस्टम उसमें होती है। एसी केवल रूम को ठंडा करता है, ठीक है।
HVAC टेक्नीशियन और AC टेक्नीशियन दोनों काम एक ही है, दोनों इन मशीनों का इंस्टॉलेशन, रिपेयर और सर्विस करते हैं। तो जो HVAC टेक्नीशियन हो चाहे AC टेक्नीशियन हो, दोनों काम करते हैं इन मशीनों पर। वो काम करने की एबिलिटी रखते हैं और वो रिपेयर कर सकते हैं, उसकी सर्विस कर सकते हैं और उसका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, एसी में कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों बता दूं, इसका आंसर सिंपल है। एसी में कंप्रेसर 5 प्रकार के होते हैं और हम देखते भी हैं। रेसिप्रोकेटिंग रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर एक होता है जो इस तरह से दिखता है, इसमें थोड़ा हमिंग साउंड होता है दोस्तों। इस तरह के कंप्रेसर में एक सिलेंडर और एक पिस्टन लगे होते हैं जो कि आम तौर पर किसी इंजन में देखने को मिलता है, लेकिन इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि यह एक मोटर द्वारा घुमाया जाता है और यह सिर्फ हवा को कंप्रेस करने का काम करता है। अगर इसके फ़ायदे की बात करें तो यह रेफ्रिजरेंट एयर कंप्रेशर बाकी कंप्रेसर की तुलना में रखरखाव करने में आसान होता है और इसका कंप्रेशर अच्छी तरह से ज़्यादा दिनों तक काम करता रहता है। लेकिन इसका नुकसान यह है कि यह शोर और कंपन पैदा करता है। दोस्तों इसमें किसी भी चीज़ में गुण जो होता है उसके साथ कुछ ना कुछ हानि भी होती है, तो ये बेस्ट है और ये लगा भी होता है बहुत सारे जगह एसी में। रोटरी रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर, रोटरी एक कंप्रेसर है। इस रोटरी एयर कंप्रेसर में एक चक्रीनुमा एयर कंप्रेसर लगा होता है जो कि एक अलग तरह से डिजाइन किए गए रोटर के एक पेयर्स होते हैं। यह दोनों रोटर विपरीत दिशाओं में घूमते हैं और जिस कारण हवा में पहले की तुलना में अधिक प्रेशर उत्पन्न होता है। यह रोटरी एयर कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर की कमियों को दूर करके बनाया गया है। आजकल बड़े ऑफिस, औद्योगिक स्थल तथा फिर घरों में यह काफ़ी प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह कम हवा का भी प्रयोग करता है। यह कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर की तरह शोर भी नहीं उत्पन्न करता, लेकिन यह काफ़ी महंगा होता है। दोस्तों उसके तुलना में यह महंगा होता है, लेकिन आजकल के जो भी आपको देखने को मिलेगा, जो कूलर, वाटर कूलर है या एसी है, इसमें यह दिखने को मिलता है। स्क्रॉल रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर, इस तरह के कंप्रेसर आप चिलर में देखेंगे जो 10 टन 20 टन से 10 टन 20 टन के जो चिलर होते हैं उसमें ये सब दिखाने को मिलता है। स्क्रू रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर, ये कंप्रेसर आपको बड़े बड़े जो चिलर होते हैं ना उसमें देखने को मिलता है। और दोस्तों ये कंप्रेसर में सेम टू सेम बात है। कंप्रेसर का अर्थ ही होता है कंप्रेस करना, हवा को कंप्रेस करने का काम ही करता है। एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है जिसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप की तरह एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है। विंडो एसी, स्प्लिट एसी, कैसेट एसी कैसे काम करता है इसको समझ लेते हैं दोस्तों। एयर कंडीशनर का मुख्य कार्य रूम के अंदर की हवा को ठंडा करना होता है। जब आप एसी को ऑन करते हैं और कोई टेम्परेचर सेट करते हैं तो एसी में लगा थर्मोस्टेट वातावरण के तापमान और जो आपने टेम्परेचर सेट किया है उसका डिफरेंस निकाल कर उसी के हिसाब से एसी को ऑटोमेटिकली काम करने के लिए बात करता है, उसमें काम करने लगता है। एयर कंडीशनर के मुख्य रूप से 8 भाग आपको देखने को मिलते हैं। एक एवापोरेटर, दूसरा कंप्रेसर, तीसरा कंडेंसर, चौथा एक्सपेंशन वाल्व और पांचवा ड्रायर, फिल्टर ड्रायर जिसे कहते हैं, कूलिंग फैन होता है और कंडेंसर फैन होता है, एक कैपलेट ट्यूब होता है। दोस्तों ये चीज़ें आपको हर एक एसी में देखने को मिलेगा क्योंकि जो भी एसी है इसके बगैर काम नहीं कर पाएगी। जैसे कि यहाँ पर एक एसी दिख रहा है, इसमें आपको सारे पॉइंट दिखने को मिल रहे हैं। ऊष्मा का प्रवाह अधिक से कम की ओर अर्थात गर्म से ठंडी की ओर होता है। यही कारण है कि कप में रखी हमारी कॉफ़ी कुछ समय बाद ठंडी हो जाती है। एसी में भी इसी कार्यप्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। एसी के दोनों भागों को जोड़ने वाले पाइप के भीतर एक गैस भरी होती है जिसे रेफ्रिजरेंट कहा जाता है। हमारे द्वारा एसी ऑन करने पर सर्वप्रथम बाहरी भाग में लगा कंप्रेसर पाइप में भरी गैस को क्या कर देता है, आयतन कम करके कंप्रेस कर देता है। आयतन कम करने से गैस के अणु पास आ जाते हैं तथा उनका तापमान बढ़ जाता है। यह तापमान वातावरण के तापमान से अधिक हो जाता है। अधिक ताप तथा दाब वाली यह गैस अगले चरण में कंडेंसर जो होता है, कॉइल होती है, उसमें जाती है। अब यहाँ से जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर फर्स्ट काम क्या करता है, उसको कंप्रेस कर देता है, मतलब उसको प्रेशर दे देता है और वो जब प्रेशर
जब चढ़ता है तो उसमें गर्मी पैदा होती है और गर्मी वाली जो गैस होती है वो आगे बढ़ती है। यहाँ मौजूद एक पंखा संघनित कॉइल के पास, मतलब जो संघनित का कॉइल है पास पास की गर्मी गैस को बाहर फेंकता है तथा कंडेंसर कॉइल के भीतर गर्म गैस ठंडी होकर द्रव रूप में परिवर्तित हो जाती है। द्रव अवस्था में परिवर्तित इस गैस का तापमान अब अधिक होता है। अतिरिक्त ऊष्मा स्थानांतरित हो जाने के बाद कॉइल में से मध्यम ताप तथा उच्च दाब वाला द्रव अगले चरण के लिए एक्सपेंशन वाल्व में पहुंचता है। यहाँ इस द्रव को एक बहुत पतली ट्यूब से प्रवाहित कर इसका दाब कम कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप द्रव अत्यधिक ठंडा कमरे के तापमान से बहुत कम हो जाता है। यह ठंडा द्रव घर के अंदर लगे भाग में मौजूद इवेपोरेटर की ओर बढ़ता है। इवेपोरेटर कॉइल होता है उसमें बढ़ जाता है। यहाँ लगे एक ब्लोअर या पंखे की सहायता से इवेपोरेटर के आसपास की ठंडी हवा को बाहर की ओर फेंका जाता है तथा कमरे की गर्म हवा इवेपोरेटर की ओर प्रवाहित होती है और परिणाम स्वरूप हमें ठंडक अनुभव करते हैं। दोस्तों इस तरह से इसमें एसी का कार्य होता है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से कंडेंसर जो कंप्रेसर है कंडेंसर को देता है, कंडेंसर कैसे इवेपोरेटर को देता है, उसके बीच में जो हमारा कैपिलरी ट्यूब लगा था, एक्सपेंसिव वाला फिल्टर वाला होता है, ये कैसे काम करते हैं। इसको विस्तृत में जानना हो तो कमेंट करना, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।